पेपर में देखिए सुबह सुबह पूरा पेपर का एक पन्ना ज्ञापन के रूप में छपा होता है कि ये महापुरुष का आज जन्मदिन है या निर्वाण दिवस है। और आज जितने पेपर आते हैं 24 पेपर लखनऊ में आते हैं, उर्दू हिंदी इंग्लिश, अगर एक पेपर में हमको दिखा दीजिए कि इस महापुरुष का लंबा चौड़ा ज्ञापन छपा हो, नहीं छपा, नहीं छपा। उसकी वजह है आप जिंदा बैठे हो, आपका नाम लेते हुए लोग डर रहे हैं। अरे साहब, तो वो तो है ही नहीं हमारे बीच में। राजनीतिक दल आज नफे और नुकसान की राजनीति कर रहे हैं। अगर आपका नाम ले लेंगे, आप उनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा लेंगे तो उनका वोट कट जाएगा। जब तो नफे नुकसान के खाते में ये नहीं है। आज वर्तमान की राजनीति के खाते में और नफे नुकसान की राजनीति में अब्दुल कलाम का नाम खाते में फिट नहीं है, इसलिए कोई जन्मदिन नहीं बनाएगा। मगर साहब सुन लीजिए, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे बिगड़ा हुआ माहौल वर्तमान माहौल आज का हो, हर दौर में एक क्रांतिकारी जरूर पैदा हो जाता है धरती पे। लोहिया को जिंदा रखने के लिए जनुस्तर पैदा हुए, मुलायम पैदा हुए, और उनका राजनीतिक सबक खत्म हो रहा है। लोहिया को जिंदा रखने के लिए और अब्दुल कलाम को जिंदा रखने के लिए हमारा जैसा क्रांतिकारी भी धरती पे पैदा है। यहाँ इतने लोग बैठे हो मेरे दोस्त, मेरे साथी, कभी एहसास करना कि समय से हर कार्यक्रम को करना, समय से आपको बुलाना, समय से मीडिया से लोगों से बात करना और आपसे जुड़ाव रखना, अच्छी बुरी बात आपकी सुननी और मोबाइल पुरस्कार पे फोन उठाना, फोन करना और अपनी वक्ता के रूप में अपनी बात रखना बहुत कठिन काम है। आपने कभी मेरे शरीर में झांक के देखिएगा, करीब 15 करोड़ लोगों में एक मैं पैदा हुआ। मैं भाग्यशाली हूं। बहुत कम, जिसके पास बहुत कम तालीम हो और कम तालीम वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा तालीम रहने वाले व्यक्ति का जन्मदिन मना रहा है, कितनी बड़ी बात है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, न झूठी, न असली, न नकली, कोई डिग्री हमारे पास नहीं है। सबसे कम तालीम वाला व्यक्ति और सबसे ज्यादा तालीम वाले व्यक्ति का जन्मदिन मना रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब हमने आज सोशल मीडिया पे लिखा है, कमजोर, गरीब, कम पढ़े लिखे और मैले कपड़े पहनने वालों, जो वर्तमान समय चल रहा है, उस वर्तमान समय में तुम खारिज हो, तुम्हारी कहीं गिनती नहीं है, क्योंकि तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम मैले कपड़े पहनते हो और तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए वर्तमान समाज से नहीं लड़ सकते हो। कुदरत का दिया हुआ दिमाग खूब है, जो हम लिखवा देंगे, जो हम बोल देंगे, जो कर देंगे, उसकी नकल लोग मारते हैं। मेरा लिखे हुई चीज की नकल मारते हैं बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टी हमारे मोबाइल से मेरी लिखी हुई चीजों को ले लेते हैं और बाद में वो चीज मेरे सामने आती है, हम जान जाते हैं कि मेरी नकल मारनी है। मगर चलिए, इस लायक तो हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, इस मौके पे कि जो समाज का दबा हुआ, कुचला हुआ, वंचित, गरीब, मैले कपड़े पहनने वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, टेम्पो वाला, वर्तमान समाज में तुम खारिज हो, तुमको एक पल देखना नहीं चाहते लोग। आज आपको मालूम है, कोरोना के नाम पर
कोरोना के नाम पर कोरोना का इतना दहशत, इतना डरा दिया कि लोग अपनी मौत मरने चले गए। अगर हुकूमत के लोग चाहते हैं कि ये गरीब गुरबा ठेले वाले जितनी जल्दी यहाँ से विदा हो जाए उतना अच्छा है, ये भीड़ भाड़ खत्म हो। और साहब, कभी किसी दौर में आपके पास हथियार था जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक हथियार, हर 5 साल के बाद वोट देने का। वर्तमान में षड्यंत्रकारियों ने आपके वो लोकतांत्रिक हथियार को भी छीन लिया। वोट दो या ना दो, अब हुकूमत चाहेगी कि मेरी हुकूमत बने तो उसी की बनेगी। और बिहार में परिमाण आ गया। बिहार में बताओ भाई, बताओ, वहां की जनता ने नीतीश के खिलाफ फैसला सुनाया और फैसला उनके पक्ष में हो गया। इसलिए हमने बिहार की बात क्यों छोड़ी? कल हमारे ऊपर भी आने वाला है, भले हम अकेले होंगे। इसलिए हम गरीबों में मीटिंग कर रहे हैं। हम पुराने लखनऊ के लोगों का मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति जो संघर्ष से बंधा हुआ, भरोसे और विश्वास से बंधे हुए व्यक्ति के लिए जिस हिसाब से कोरोना और लॉकडाउन के दौरान 5 महीने में मेरी 40 मीटिंग करा दी। इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये सही है कि हमने आपके मन को टटोल लिया है, आपके दिल की बात को टटोल लिया है। आप मेरे हक में फैसला सुनाएंगे आगामी 2022 के चुनाव में। मगर एक बात याद रखना, हम जानते हैं आप हमको वोट देंगे, लाखों की तादाद में देंगे, मगर आपके पास लोकतांत्रिक हथियार होगा तब देंगे ना। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आपके पास किसी प्रकार की आईडी नहीं है, वोट चाहे के भी नहीं दे पाओगे और तुम्हारा भाई फिर कभी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि टाटा बिरला और अंबानी का बेटा नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एक चुनाव के जद्दोजहद के लिए हमने 28 साल के रिश्ते खत्म कर दिए। हमको लगा कि वे लोग हमको मांगने लायक बनाना चाहते हैं और साहब हम देने लायक बनना चाहते हैं। हमें लगा कि साहब वो हमको मांगने लायक बनाना चाहते हैं और हमें देने लायक बनना है। और देने लायक बनने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गांधी को अपने ही मुल्क में आजादी हासिल करने के बाद अपने ही मुल्क में गांधी को परेशानियां आ गई। ये चुनौती थी उनके सामने और ये कुर्बानी थी उन्होंने। लोहिया ने कहा था, वर्तमान में एक ही संचिंता है हमारे नेता की, बाकी लोहिया के सुनवाई वाले सब खत्म हो गए, बहुत कुछ रह नहीं गए थे। मुलायम सिंह साहब रह गए, एक मुलायम सिंह साहब रह गए। नेताजी पे बहुत भरोसा था लोहिया का कि मेरे मरने के बाद लोहिया का लौ जलेगा और लोहिया का लौ जलता रहेगा तो गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित लोगों को हक उसका मिलता रहेगा। मगर वक्त और परिस्थितियों ने मुलायम सिंह को भी बदल दिया। वक्त और परिस्थितियों ने मुलायम सिंह को भी बदल दिया। लोहिया जब जिंदा थे, जब लोहिया हमारे बीच से गए, साहब कच्चे मकान में गए और चौधरी चरण सिंह ने अपने बेटे अजीत सिंह पे भरोसा नहीं किया। लोहिया ने और चौधरी चरण सिंह ने अगर भरोसा किया तो मुलायम सिंह यादव किया कि ये हमारा लौ जलाए रहना। मगर बदलती हुई परिस्थितियों में नेताजी परिवार के बेटे के मुंह में की वजह से वो भी बदल गए। सही माने जब हमारे नेताजी हमारे बीच से जाते
तो कच्चे मकान में अगर जाते तो लगता था एक लोहिया का अंत खत्म हो गया। मगर बदलते हुए माहौल में नेताजी ने एटावा जसवंत नगर मैनपुरी में और वहां से लेकर लखनऊ तक पत्थर के मकान और लश्करी गाड़ियों का अंबार है। तो ऐसा लगा कि लोहिया के शिशु ने भी लोहिया को धोखा दिया। याद कर लेना, अगर ये आज अब्दुल कलाम साहब का कार्यक्रम ना होता और कारी साहब ने रफत साहब ने जो रोशनी डाली उनके जीवन पे, बुरा मत मानना, मर के भी चले जाते तो जितना इतिहास तुमको आज उनका पता लग गया है कभी नहीं पता लग पाता। आज आपको बहुत चीजें मालूम हुई उनके बारे में। जब अब्दुल कलाम साहब क्या थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। इसलिए साथियों, आज हमने निर्णय ले लिया था कि जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे कार्यक्रम। और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव साहब का भी कार्यक्रम इसी जगह पे होगा। साथियों, मेरे पास नौकर नहीं है, चपरासी नहीं है, मेरे पास सरकारी एजेंसी नहीं है, मेरे पास लिखने पढ़ने वाले आईपीएस और आईपीएस टीचर नहीं है। जो कुछ है सारा हथियार हम है, कुछ मुट्ठी भर मेरे लोग हैं। हम ही लिखते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें सजाते हैं। अगर अभी यहाँ पे आप अभी 2-2:30 बजे आते तो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, ये मैं खुद लगा रहा था। असली समाजवादी हूँ। मीटिंग में जाता हूँ, मैं अपने हाथी से कुर्सी उठा के लगा देता हूँ। तो मेरे लड़के कहते भी कि आप क्यों उठा रहे हैं? हमने कर नहीं, सोशलिस्ट हूँ, समाजवादी हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं इन सब चीजों से वो बात अलग है कि वर्तमान परिस्थितियों की बदले हुए माहौल में राजनीति हम नहीं कर सकते। कारी साहब ने क्या कहा कि साहब गुटबाजी, पैसे का लेन देन और तमाम चीजें ऐसी हैं जो राजनीति में जल्दी चीजें हासिल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं हासिल करना चाहता हूं। अपने जमीन को बेच के कतई नहीं बनना चाहते। अपने जमीन को हम कभी नहीं बेचेंगे। और अभी मंच पे बैठे हुए जितने लोग हैं, उन सब लोगों ने आज से क्या कहा कि हनीफ को एमएलए बना दिया। यही तो कहा। आपको मालूम है, आपका भाई अगर जमीन का सौदा कर लेता आज से 1 साल पहले, तो भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश की एक किसी सीट पे आज मैं एमपी होता। मगर हमने कहा नेताजी, जब तुम एमपी बन के गुजरोगे, तुम्हारी भोली भाली टूटी फूटी कौम तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगेगी। ये कौम दे नहीं सकती, मगर इसको तकलीफ ना पहुंचाओ। हमको देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाया गोमती नगर में। बुला के हमसे कहा लोकसभा का चुनाव लड़ना है तुमको। हमने कहा कहां से? जब लोकसभा का नाम लिया तो मैंने कहा जिस पार्टी को मैंने 28-18 घंटे दिए वहां मेरे टिकट पे विचार नहीं हुआ, और साहब जिनको जिंदगी भर गालियां दी वो हमको साहब बुला के टिकट दे रहे। अजीब लग रहा है। मैंने बहाना भी बनाया कि साहब चुनाव में बहुत पैसा लगता है, पहले मैं बहुत पैसा दूंगा, बहुत गाड़ी 6 गाड़ी लग्जरी। फिर हमने लोगों से कहा, अपने लोगों से राय ले ले हम टालने के लिए। तो क्या कहा, नामांकन कर दो, अपने घर में सो जाओ, एमपी हो जाओ। फिर आपकी याद आई कि मेरी कौम बहुत कमजोर है, बहुत टूटी हुई है। अगर बीजेपी से एमपी बनेंगे तो जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते से लोग कहेंगे कि हनीफ भाई बीजेपी से एमपी हो गए। आपके चेहरे पे निराश पन्ना है, उदास पन्ना है, आपका चेहरा खिले मेरे पे। हमने आपके साथ धोखा नहीं किया,
एमपी नहीं बने, धोखा भी नहीं किया। अब ऐसे में आपको तय करना है, ऐसे में आपको ये तय करना है कि इतना बड़ा पद ठुकरा दिया नेता ने, और अब छोटे से पद के लिए हमसे वोट मांग रहा है, समर्थन मांग रहा है। बताओ। इसलिए साथियों, आपका भाई सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ पश्चिम में 50,000 से ज्यादा चुनाव जीतेगा, ये रिपोर्ट है सरकार के पास। मगर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरी जीत का फैसला 1 लाख से हो, हमें कोई मशीन ना हरा पाए। कोई मशीन हराना चाहेगी तो कोई सरकार की मशीन ना हराने पाए। जब 1 लाख से जिताने का लक्ष्य रखोगे, कितनी बेईमानी करोगे? अरे कितनी करोगे? 50 पे तो टिक जाओगे, तब 50 से जीतेंगे। और साथियों, अपनी बहादुरी का हमें कोई परिचय नहीं देना है। कमजोर लोग अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं। साहब, अब तो ये दौर आ गया कि अगर एक फकीर को भी पैसे दे देते हैं तो मोबाइल में डाल देते हैं। ऐसा भी दौर आ गया। अगर ये तस्वीरें हम डालने लगे तो कई साल तक गिन नहीं पाओगे, इतनी तस्वीरें हमारे पास हैं। अगर ये तस्वीरें हम डालने लगे हमदर्दी वाली, आप बंद मुट्ठी की अगर चीजें डालने लगे तो गिन नहीं पाओगे। आपने देखा था अभी लॉकडाउन में एक केला और 27 लोग पकड़े। एक केला दे रहे हैं और 27 आदमी पकड़े, तब बदली केला। 2 किलो का आटे का थैला 15 लोग हाथ लगाएंगे। मगर आपके भाई ने जो कुछ भी आपकी मदद से आप तक पहुंचाया, अगर एक तस्वीर दिखा दो सोशल मीडिया पे तो राजनीति छोड़ देंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मैं एक बात लिखा करता हूं सोशल मीडिया पे भी और अखबार में भी, और जो लिखता हूं ये याद रहता है, उसके विपरीत कभी नहीं जाना चाहिए। एक बात मैं लिखा करता हूं मेरे दोस्त, कि जब कुछ लोग सिस्टम से, तिगड़म से, सब सत्ता के गलियारों में ताकत हासिल कर लेते हैं, सत्ता के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को कुछ समय लगता है, डेविड साहब, सत्ता में बैठे हुए लोगों को कुछ समय तक लगता है कि मेरे ऊपर कोई छतरी नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जब सत्ता की कुर्सी पे लोग बैठ जाते हैं, सत्ता के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो कुछ समय उनको लगता है कि मैं ही खुदा, मैं ही भगवान हूं, और उसके अपने ऊपर छत वाली अपनी छतरी के ऊपर उनकी जानकारी नहीं रहती है। उनको लगता है जिसको हम खाने के लिए देंगे वो खाएगा, जिसको नहीं देंगे तो वो नहीं खाएगा। और यही भूल, जो छतरी है, वही भूल वो छतरी खत्म कर देती है। इसीलिए आपने गौर किया होगा, जिस पार्टी में हम थे 4 बार हुकूमत बनी, हमने उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक भी होमगार्ड को गाली नहीं दी। आम आदमी से 2 पहिए गाड़ी से मिलते रहे, आम आदमी के दुख दर्द में खड़े रहे, पैदल चलते रहे। क्यों? हमें ये मालूम था कि ये हुकूमत जो है ये मेरी नहीं है, अगर मेरी भी है तो कल इस पे हटना है, और हटेंगे तो पैदल हो जाएंगे। अगर सत्ता के गुमान में अगर रहे तो मैं बड़ा चिंतित था कि बदले हुए माहौल में, बदले हुई परिस्थितियों में अवाम अब अनभक्ति की शिकार है। अवाम हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसी है। ऐसी स्थिति में
लखनऊ के लोग मेरे लिए खड़े होंगे कि नहीं। मगर साहब, हम अपने हौसले के साथ बढ़ते रहे, लोग आते रहे, और आज लखनऊ में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो कार्यक्रम हम नहीं करते हैं। हमें सही से याद है, इलाहाबादी हाल में हमने 355 लोगों का कार्यक्रम किया, और मेरी देखी देखा उसी इलाके के पूर्व विधायक ने कार्यक्रम किया। उनकी पार्टी के महानगर अध्यक्ष, महानगर महासचिव सब थे। तब भी कितने थे पता है? 61 लोग। पूर्व विधायक, नगर अध्यक्ष, महासचिव, क्षेत्रीय अध्यक्ष सब लग गए थे। और वही इलाका में जहाँ पे 355 हमने इकट्ठे किए थे, उसी इलाका में एक बगैर पार्टी वाले, बगैर झंडे वाले व्यक्ति ने 355 इकट्ठे कर दिए, और झंडे वाले पार्टी वालों ने, पद वालों ने 61 आदमी इकट्ठा किए। उनकी जनता में कोई रत्ती भर पकड़ नहीं है, क्योंकि वो जनता को जानते नहीं है। ये मामूली बात है। आज लखनऊ हिल गया, आपको मालूम है? ये जो हमारी 40 बैठकें हो गई हैं, जो हमने फेसबुक, व्हाट्सएप के रास्ते से जो हमने 58,000 लोगों को जो भेज दिया व्हाट्सएप पे, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। 300 लोगों ने हमसे बाहर से फोन मिलाया और हमसे कहा कि नेताजी, चुनाव बिहार में हो रहा है और जिला लखनऊ में आपका। हमने कहा भाई, बड़े लोगों से लड़ाई, पहले तो बीजेपी से लड़ाई थी, अब तो अपने भाई से लड़ाई है, अखिलेश भाई से। और मेरा झुकाव कांग्रेस की तरफ है। मैं चाहता हूं कि उस पार्टी से टिकट हमें मिल जाए। भाई बात बताइए, जब भाई ने साथ नहीं दिया तो बहन के पास तो जाएंगे। पहले तो मंच पे 2 बहनें थी, अब 3 हो गई। मंच पे 2 थी, अब 3 है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब भाई ने धोखा दे दिया तो बहन का सहारा तो भाई लेगा। तो आ गई रश्मि गुप्ता। इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि भ्रमित प्रचार के मत आना। तुम लोग एक साथ, एक आवाज में कहना शुरू करो लखनऊ पश्चिम की गलियों में, मोहल्लों में, कूचों में कि इस बार हनीफ खान। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, गंभीर बात कह रहा हूं। हमसे दबे हुए लफ्जों में लोगों ने पूछा कि नेताजी, आप जो कहते वही होता है, बिहार के मामले में बताइए। तो जो लोग पूछते थे वो लोग सुनने चाहते थे कि बीजेपी वहां हार रही कि नहीं, ये वो ये सुनना चाहते। तो दबे हुए लफ्जों में हमने हमसे पूछा, तो हमने कहा ये लोग चाहते हैं कि इनके मन की बात हम करें। तो हमने इनके मन की बात नहीं करी। हमने कहा देखो, तुम खुश हो या ना हो, बिहार में लालू का लड़का सरकार नहीं बना पाएगा। ये बड़े जादूगर लोग हैं। हमने अपने बातों में कहा था कि नटवर लाल का नाम सुना है? लोगों ने कहा। जब हमने लोगों से पूछा नटवर के बाप का नाम क्या था, कोई किसी को पता ही नहीं। तब हमने बताया कि नटवर के बाप का नाम था नरेंद्र मोदी। इस धरती पे सबसे बड़ा नट और सबसे बड़ा जादूगर है। और अभी तो उनकी ढोलक मड़ी हुई है, टन बज रही है, और इसको फटने में टाइम लगेगा। और बुरा मत मानना, छोटे दलों ने हथियार डाल दिए बीजेपी के आगे। बीजेपी कह रही है बसपा सपा से कि यहाँ पे इस जात का आदमी उतारो, यहाँ पे इस जात का। सपा बसपा के उम्मीदवार तय कर रही है बीजेपी। आपको मालूम ही नहीं? सही बात। वो बता रही है कि इस जात का उतारो तो यहाँ पे हम जीतेंगे। आपको मालूम है कितना बड़ा खेल किया बिहार में? समझ नहीं पाए लोग।
पासवान के लड़के से कहा तुम गठबंधन में नहीं हो और दिल में हो, गठबंधन में नहीं हो और दिल में हो। अब सुनो, नीतीश के खिलाफ तुम अपने उम्मीदवार उतारो और जहां बीजेपी लड़े वहां ना उतारो, और जहां नीतीश लड़े वहां उतार दो। और उसके उतारने से नीतीश चुनाव वहां पे हार गए। बीजेपी सबसे ज्यादा विधायक गठबंधन पे लाई है। आप नहीं समझ पाए, पासवान के लड़के का इस्तेमाल मोदी ने इस तरीके से किया कि नीतीश वाली सीटों पे चुनाव लड़ा दो तुम, और बीजेपी वाली सीटों पे उम्मीदवार न उतारना। नीतीश कमजोर हो रहा, नीतीश कमजोर भी हो गया और सत्ता भी हासिल कर ली। इसको कहते हैं जादूगर, इसको कहते हैं रणनीति। और आज तो नहीं मालूम है, आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के पास और समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान दिल्ली की सरकार से लड़ने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। इनके पास सिर्फ हंगामा करने वाले, उल्लू मचाने वाले, अनाथ शराब बवालिए लोग हैं। ये हंगामा करने वाले बीजेपी को हटाएंगे। दिल्ली समेत कम से कम 15-17 राज्यों पे कब्जा उनका है। अगर ठोस बीजेपी के खिलाफ ठोस रणनीति अगर नहीं है किसी के पास, तो बीजेपी को हटा नहीं सकते। और जिसके पास ठोस रणनीति है उसको तुम वोट नहीं देना चाहते हो। अजीब खेल है, सारा समझ गए। जिसके जो देश की बड़ी पार्टी है बीजेपी के खिलाफ, और जो रणनीतिकार पार्टी है, रणनीति है उनके पास, वो बीजेपी को रोक सकते हैं, उनको तुम वोट देना नहीं चाहते हो। जी, मैं कांग्रेस की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बीजेपी के बदले में बता रहा हूं। इसलिए हमारे वहां देखिए अरुण देवी साहब, हमारे वहां दिशान लड़का हमारा है, दिशान, और पंखे की दुकान है, पंखे की दुकान है। आईपीएस और आईएएस प्रतिशत निकाल दीजिए, वर्तमान और पूर्व की राजनीति में उतना अच्छा आईपीएस प्रतिशत नहीं लिख पाएंगे जितना अच्छा हमारा वो लड़का लिख लेता है। और इस शहर में लोग पूछते हैं कि हनीफ खान का लिखता कौन है। इसलिए साथियों, अंधेरा होने से पहले कार्यक्रम खत्म करना था। हमारे तमाम पत्रकार बंधु थे, जो मेरे मित्र हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, नेता समझ के नहीं भाई समझ के आम आदमी में संदेश पहुंचाने के लिए आते हैं। इसलिए साथियों, आगामी चुनाव 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पे होगा, मगर देखने लायक चुनाव अगर कहीं होगा तो लखनऊ की पश्चिम पे होगा। आपको मालूम है, आपके भाई को उतारने के लिए जितनी पेड़ में जितनी डाली होती है, डाली उतने हेलीकॉप्टर उतार देंगे लोग कि हनीफ चुनाव न जीतने पाए। क्योंकि सबको मालूम है कि हनीफ अगर चुनाव जीत गया तो पार्लियामेंट में बिहार की विधानसभा में लालू था और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हनीफ खान होगा। ललकार के बोलूंगा, ललकार के। इसलिए तमाम साथियों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि कम पढ़े लिखे भी अगर हो तो कोशिश करो, लोहिया की किताबें खरीदो, अब्दुल कलाम की किताबें खरीदो, गांधी की किताबें खरीदो, डॉक्टर भीमराव की किताबें खरीदो। जब घर में अकेले रहो, रात बिरात बिस्तर पर लेटने लगो, तो चाहे वाइफ की मदद ले लो, चाहे अपने विवेक से, अपने दिमाग से इस्लामी किताबों के साथ साथ इतिहास को भी खंगालने की कोशिश करो, वरना हार जाओगे। महापुरुषों का संदेश
पहुंचता रहे और लोगों में जागरूकता बनी रहे और लोग जागे रहे। इसलिए साथियों, आपसे मेरी बहुत अपील है, बहुत गुजारिश है कि अब सवाल ये खड़ा होता है, बिहार में परिणाम आया है, रिजल्ट आया है, लोग कह रहे हैं साहब ये ना होते तो जीत जाते, वो ना होते तो जीत जाते, या ना होते तो जीत जाते। तो इसका मतलब साहब चुनाव ही ना लड़ा जाए, मैं भेज दीजिए, यही चाहिए। ये पार्टियां चाहती है कि कोई छोटा आदमी और कोई छोटी पार्टी चुनाव न लड़ने पाए। छोटी पार्टी को तवज्जो भी नहीं देंगे, छोटी पार्टी के लोगों को सम्मान भी नहीं देंगे, लड़ने भिड़ने वाले कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे। हजारों मुकदमे हैं, इनको भेज दीजिए, इनके लिए एक हो जाइए सब लोग। तो जितने नौजवान बैठे हैं, आज संकल्प लेके जाना अब्दुल कलाम की जयंती पे। अभी छोटे रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं, जब विधायक बन जाएंगे तो अब्दुल कलाम आजाद का कार्यक्रम लखनऊ में ऐतिहासिक और देखने लायक होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम करूंगा। अभी मेरा इसी महीने में इसी जगह पे कार्यक्रम एक बड़ा होने वाला है, मगर महिलाओं का है। सब महिलाएं रहेंगी, साथी भी रहेंगे, मगर ज्यादा महिलाएं रहेंगी। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आज इस मौके पे संकल्प लेके जाना। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी खराब है आम आदमी के लिए, और जब बड़ी खराब है तो बड़ी खराब परिस्थितियों में बेहतर अच्छा नेता चुनने का प्रयास करिए। ठेकेदार पट्टादार ठेके वाले पट्टे वाले नेताओं को खारिज करो और राजनीतिक सोच रखने वालों को आगे लाओ और विधानसभा में भेजो। ये कोशिश करो। साथियों, जब राजनीति में मैं गया था तो मेरी उम्र 13 साल की थी। आज मैं 43 साल का हूं। 31 साल मेरा राजनीतिक जीवन है। 28 साल प्रतिदिन 18 घंटे में मुलायम सिंह जी के साथ रहा। मुलायम सिंह साहब के पूरे बाल काले थे, आज पूरे बाल सफेद हो गए, और मेरे पूरे काले थे सफेद होने लगे। इतना लंबा चौड़ा सफर हमने तय किया है, और राजनीति को बहुत निचले स्तर पे हमने देखा है। और कभी गौर करना, तुम्हारा भाई, तुम्हारा नेता, तुम्हारा सेवक कभी बड़े लोगों से कभी चंदा नहीं लेता। गुंडे बदमाशों से चंदा नहीं लेते हैं। अगर ये गुंडे बदमाशों से और बड़े लोगों से चंदा लेते होते तो आज उनके लिए गिरवी होते हैं, गुलाम होते हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर और आज तक मेरे इर्द गिर्द भी गुंडे माफिया नहीं आए। गली लाने वाला, ठेला चलाने वाला उस 10 लाख है। तुम्हारा पैसा मेरे लिए बहुत अहम है, मगर अपराधियों का, बड़े लोगों का पैसा मेरे लिए अहम नहीं है। इसलिए साथियों, मैं अंबानी का बेटा, टाटा बिरला का बेटा नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे गरीब परिवार से पैदा होकर यहाँ तक आया हूँ। हो सकता है चुनाव में हम उतना पैसा न खर्चा कर पाए जितने पैसे की आज जरूरत हो रही है, और खर्चा भी करूंगा। जो लोग भी मेरी मदद कर देंगे वो पैसा आप तक पहुंचा देंगे चुनाव लड़ने में। आप लोग बेहतर चुनाव लड़ाने और लड़ने की कोशिश करना। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि लखनऊ शहर में आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की कोशिश से अगर आपका भाई विधानसभा में 2022 में पहुंच गया तो मेरा वायदा है कि लखनऊ राजधानी है और राजनीति की दिशा दशा बदल देंगे, और उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में तुम्हारा भाई संपूर्ण पूरे प्रदेश में स्थापित होगा नेता के रूप में। और गरीब, कुचले हुए, वंचित और कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका मेरी होगी। आपको मालूम है, मैंने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी थी तो मैंने कल्पना की थी
कि मैं पार्टी बना लूं। मेरी क्षमता है, बोलने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, मेरी कार्यप्रणाली, मेरे हौसले, मेरा जन समर्थन मुझे बार बार ललकार रहा था कि नेताजी वर्तमान परिस्थितियों में बिगड़े हुए माहौल में पार्टी बना ली जाए। फिर मैंने माहौल को भापा, माहौल को ये भापा कि नेताजी अगर तुमने पार्टी बना ली तो समाजवादी पार्टी के इशारे पे समाजवादी पार्टी में रहने वाले मुसलमान लोगों को, मुसलमानों को लगाया जाएगा ये बीजेपी का है, ये कह के हमारी राजनीति को खारिज किया जाएगा। यही हमने मिटते हुए देखा, हमने मिटते हुए देखा। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर आरोप लगाया कि बीजेपी का एजेंट है, ये सबसे सस्ता लग है। और अगर हम पार्टी बना लेते, अभी तो ये मेरी बात नहीं करते हैं, मगर पार्टी बनाने के बाद भ्रमित प्रचार कराते कि बीजेपी का एजेंट है। इसलिए हमने कहा कि नेताजी पहले हमारी और हमारे लोगों की कोशिश रहे कि हम जनता की अदालत में दस्तक दें और जनता से निर्वाचित होके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच के और प्रदेश के अगले पिछड़े कमजोर वंचित शोषित और गरीबों की आवाज बन के विधानसभा में उभरे। और उसके बाद अगला सियासी क्या कदम होगा वो समय के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में मेरे दिल ने यही कहा कि नेताजी पहले तुम चुनाव लड़ो। याद कर लेना, मैं मीटिंग भाषण खत्म कर अपनी बात को खत्म करते हुए मैं अंत में कह के जा रहा हूँ। और अभी 15 महीने हैं, लगातार मैं कार्यक्रम करता हूँ कि आप में जागरूकता है, आप सो रहे हैं, उठिए, घर से निकलिए। मैं तो वो आदमी हूँ डेविड भाई, ये तो मेरा चुनाव है, मैं तो जगा दूंगा आपको। सो जितना भी तुम करो कि नींद सो जाओ तब भी जगा दूंगा। अरे साहब, मैंने तो दूसरों के लिए लोगों को जगा दिया। मुझे सही से याद है जब मायावती ने शपथ ली थी तो प्रदेश में डरा हुआ माहौल था, दहशत का माहौल था। नेता अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, नेता सरकार की बसपा की तरफ भाग रहे थे, तोड़े जा रहे थे, छुप रहे थे लोग, छुप रहे थे, नेम प्लेट अपनी गाड़ी से उतार रहे थे, झंडे उतार रहे थे। ऐसा खतरनाक माहौल आजादी के बाद कभी नहीं आया। दहशत हो गई। और अकेला गुप्ता जी, मैं अकेला, रफत भाई उस समय आजम खान भी समाजवादी पार्टी में नहीं थे और एक नेता फाकिर वो भी नहीं थे। मैं अकेला मैं छोटे कद का नेता, अकेला मुझे डरे हुए माहौल में लोगों को घर से निकालना था, डरे हुए लोगों को मनों में ऊर्जा पैदा करनी थी। जब मुझको महामंत्री बनाया गया, मेरे कद के अनुसार तो छोटा पद था, जब महामंत्री बनाया गया तो डरे हुए माहौल में, दहशत के माहौल में मैं अपनी जिप्सी पे 3 झंडे बांध के और झंडा लेके जब मैं निकला तो मेरे पीछे 2 जीपें थी, मेरे आगे 2 जीपें थी और लोग सड़क पे देख रहे थे चौंधा के। कई महीनों के बाद झंडे देखे, चौंधा रहे थे कि भैया बार बार बड़ी गौर दे रहे थे, वही झंडे हैं। और हमने मेरे जैसे इंसान में ताकत के साथ ऊर्जा भर दी, दे आंदोलन, दे धरने, दे प्रदर्शन और जेल की यात्रा करी, लाठी डंडे भी तो खाए और इस शहर में पंचम लहरा दिया। और फिर डरे हुए लोग भी घर से निकलने लगे कि कहीं हनीफ खान समाजवादी पार्टी में सब कुछ हासिल न कर ले। अब पीछे पीछे हम भी निकले तो हमको देख के सब निकले। हम तो वाली बात, वो पिक्चर तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, अनिल कपूर की। कमजोर लोग घर में थे, वोट डालने नहीं जा रहे थे और एक बुजुर्ग डंडा लेके निकला और वोट डाल के आया। उसने कहा न मर्दो घरों से निकलो। एक बुजुर्ग ने वोट डाल के लोगों से कहा ना मर्दो घरों से निकलो, और लोग ऐसे निकले कि अनिल कपूर जी निकले। एक कमजोर आदमी ने जगा दिया,
हम तो बड़े बहादुर हैं। और साथियों, एक शादी में मैं गया था, उसकी बात बहुत अच्छी लगी। एक नेता ने हमसे कहा, अरे नेताजी क्या कर रहे हैं आप? मैंने बताया कि भाई मैं तो चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। अरे कहने लगे, ठीक है यार, जिस कौम से तुम्हारा जुड़ाव है वो कौम सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी को 15,000 गाली देती है। इनके पास यही काम ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक 15,000 गाली देते बीजेपी को। और बीजेपी से लड़ने के लिए इनके पास समय नहीं, बीजेपी को हराने के लिए इनके पास वोटर कार्ड नहीं, परिवर्तन करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम नहीं, गाली बस गाली देते बस। पहले तो ये कौम को जगाओ और इनसे कहो कि काम धंधे के साथ साथ पॉलिटिकल और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लें, कुछ सीखे, कुछ पढ़े, कुछ समझे। अगर ये कार्यक्रमों में जाएंगे तो कुछ सुनेंगे, कुछ सोचेंगे, आगे लोगों से बहस करेंगे। बीजेपी एक बड़ी रणनीतिकार पार्टी है, देश के कई राज्यों में कब्जा उसका हो गया है, उसको हटाने के लिए ठोस रणनीति किसी के पास नहीं है। और आपको मालूम है, लोग कहते हैं चुनाव में करोड़ रुपया होना चाहिए और ये होना चाहिए, कुछ नहीं, कोई करोड़ रुपया हनी खाने लगाएगा और मेले बनेंगे। हम बता रहे कैसे बनेंगे, हमें मालूम है कैसे बनेंगे। हम रात दिन उसको रिसर्च करते हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। चुनाव मैदान में जाने से पहले लखनऊ पश्चिम से 60,000 वोटर की वोटरों का आईडी कार्ड मेरे घर पे होगा, 11,000 मेरे घर पे है। 11,000 वोटर आईडी कार्ड और 11,000 लोगों के आईडी कार्ड मेरे पास है। और चुनाव में नामांकन जब दाखिल करेंगे तो 60,000 वोटर के आईडी कार्ड मेरे घर पे होंगे, तब नामांकन करूंगा। और अभी से तुम्हारा भाई रणनीति बना रहा है कि 78 पोलिंग स्टेशन है, मोहल्ले भाई एक प्रभारी और सह प्रभारी का गठन में कर रहा हूं। ठोस रणनीति के साथ, ऊर्जा शक्ति के साथ, हौसलों के साथ, मंजिल की तलाश के साथ फतेह करेंगे और लखनऊ में बीजेपी को हराएंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे। मगर ये सब आपसे ही होगा, क्योंकि जीत में सबसे बड़ा रोल जनता का है, जनता का रोल। इसलिए साथियों, 6 दिसंबर को मैं गुजारिश करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं लोहिया को मानने वाला हूं, सोशलिस्ट हूं, स्वाभाविक है कि मेरे पास अनाज शराब पैसा नहीं है, फिर भी लोगों को इत्तलाम करते रहते हैं। तो जितने साथी मेरे आए हैं और जिनको हमसे प्यार है, उनसे मेरी गुजारिश है कि 6 दिसंबर को बाबा भीमराव साहब का कार्यक्रम है यहीं पे, तो 2:30 बजे सब लोग आ जाइएगा। जाने का समय है, जल्दी खत्म हो जाएगा, जरूर आ जाएगा सब लोग आ जाइएगा और लोगों को आसानी से हमको बुलाने में समस्या पैदा नहीं होगी। इसलिए साथियों, अपनी बात को खत्म करते हुए, और जो लोग भी आज मंच पे उपस्थित है, मैं उनका आभारी हूं। समय समय पे आप ऊर्जा देने के लिए, मेरे मन को बड़ा करने के लिए, मेरे मंच की एक ताकत बन के आप यहाँ पे मंच में ताकत बन के बैठती हैं, मेरा हौसला बुलंद होता है। और आगे भी इसी तरीके से आप आती रहेंगी और मेरे मंच को इसी तरीके से सजाती रहेंगी और हमारा हौसला आगे बढ़ता रहेगा। और जितने साथी आए हैं और मेरी बात को या मेरे और वक्ताओं को या मेरी बात को जिन लोगों ने बहुत बारीकी से सुना है, वो आम आदमी तक पहुंचाने का काम करना। धन्यवाद, शुक्रिया।